जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम गौरव चौधरी और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एवीकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम। जो लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं फॉर द यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2027 एग्जाम, उन सभी लोगों के बेसिक से बेसिक डाउट या फिर कोई भी पर्टिकुलर डाउट इस वीडियो सेशन को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, आप उसे बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उसे भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर हम बात करें सीएपीएफ फोर्सेस की, तो भारत की सिक्योरिटी में एक अहम रोल है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का। जब इसमें बात आती है सिलेक्शन की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 6 स्टेप में डिवाइडेड है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं जो चीज डिस्कस कर रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। जो लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की, उनको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा। यानी सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। मैं आप लोगों को सारा रास्ता बताऊंगा। या जिन लोगों को लगता है कि सेल्फ स्टडी से मेरा एग्जाम नहीं होगा, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है, मुझे क्या क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, कैसी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, उसका रास्ता भी आपको मिल जाएगा। बट मैं जो चीज आप लोगों को कह रहा हूं, उससे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया और प्लान एग्जीक्यूट किया, तो यू कैन मेक इट इवन बाय सेल्फ स्टडी एज वेल। यूपीएससी सीएपीएफ एसी का एग्जाम साल में एक बार ही होता है। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को 6 हिस्सों में बांटा जाता है। 6 हिस्से। सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, देन मेडिकल्स एंड देन द फाइनल मेरिट। ये 6 स्टेप हैं आपके इस एग्जाम के, जो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। रिटन, फिजिकल, स्टैंडर्ड, एफिशिएंसी, पर्सनैलिटी टेस्ट, मेडिकल एंड फाइनल मेरिट। लेकिन इस 6 स्टेप के सिलेक्शन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट क्या है? आर यू एनालिटिकल थिंकर? आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर? डू यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम द फ्यूचर लीडर? देखिए, जब बात आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टॉप पोस्ट, तो रिक्वायरमेंट होती है एक मैनेजर की, जो चीजों को मैनेज कर सके। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द आर्म्ड फोर्सेस, तब चाहिए होता है एक लीडर। हाँ, एक लीडर मैनेजर होता है, लेकिन हर मैनेजर लीडर नहीं होता। आर्म्ड फोर्सेस में हमेशा एक लीडर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो इंसान जो पहले काम करने में आगे रहे और उसके काम करने की वजह से बाकी लोग मोटिवेट हों और उसके पीछे काम करें, ना कि सिर्फ लोगों को काम करना बताए। तो ये पूरा जो एग्जाम प्रोसेस है, ये कुछ इस तरीके से डिजाइन है जहां पर आप लोगों का लीडरशिप स्किल सामने निकल कर आता है। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस में, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में देयर आर 2 स्टेजेस। स्टेज 1 यानी पेपर 1, स्टेज 2 यानी पेपर 2। पेपर 1 की बात करी जाए तो देयर आर 125 क्वेश्चंस इन पेपर 1। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, जहां पर आप लोगों को हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से एक आंसर वहां पर है, बस आपको उसे बताना है कि कौन सा आंसर। ओएमआर शीट पे पेपर होता है। अगर क्वेश्चन मार्क्स की बात की जाए तो हर क्वेश्चन के मार्क्स 2 नंबर हैं, यानी 250 मार्क्स का ये पेपर है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे है और इस एग्जाम में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं। जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके सोर्सेज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप उनको कहां से तैयार कर सकते हैं। यानी आई एम प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट एंड द परफेक्ट बुक लिस्ट, जिससे आप सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट इज जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड सम क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। इसको कहां से टैकल किया जा सकता है? 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। आर.एस. अग्रवाल इज अ बुक। इजीली आप यहां से इसको कवर कर सकते हैं। देन कम टू द जनरल साइंस। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों पार्ट। इसके करीबन 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसको कहां से तैयार करें? एनसीईआरटी। साइंस इवन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत चेंजेस होंगे ही नहीं। जो चीज पूछी जा रही है वही पूछी जाती है, इसमें कुछ करंट का भी ऐड नहीं होता। अगर कोई आई के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है बायोलॉजी में, तो वो आई के बारे में पूछेगा, उसमें क्या ही करंट अफेयर ऐड हो जाएगा। अगर ऑप्टिक्स का पूछा गया तो ऑप्टिक्स के बेसिक पूछे गए हैं। एसिड बेस सॉल्ट पूछा गया तो बेसिक पूछेगा। कहां से तैयार करें? 6th, 7th, 9th, 10th तक की एनसीईआरटी। साथ ही साथ जब आप 11th और 12th में जाएं तो उसका सिलेक्टिव पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है। जब बात आएगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से सॉर्ट आउट होंगे, अब मैंने 6 to 10th क्यों कहा? क्योंकि 9th-10th की एनसीईआरटी उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो साइंस बैकग्राउंड के हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, वो सीधा 9th-10th पे जा सकते हैं और 11th और 12th के सब्जेक्टिव यानी सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ें और खत्म करें। लेकिन जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है और बाद में उनका साइंस छूट गया है, बहुत लंबे समय से साइंस नहीं पढ़ा उन्होंने, तो वो 6th क्लास से उठाकर चीजों को पिकअप कर सकते हैं, ताकि उनको वो चीजें पुरानी याद आनी शुरू हो जाए। फिर आती है बात करंट इवेंट्स की। करंट इवेंट्स को मैंने सबसे ऊपर यानी 30 नंबर पर रखा है। इसका कारण ये है क्योंकि जो ऊपर वाले 3 सेक्शन हैं, यही एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो बहुत इजी पोर्शन भी है और इसे इजीली टैकल किया जा सकता है। करंट इवेंट्स में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूं। बहुत लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते और आज न्यूज़पेपर पढ़ा है, 1 महीने बाद उसको आपको याद भी नहीं होगा कि क्या किया जा रहा है या क्या चल रहा था। इसलिए आप फॉलो कर सकते हैं एवीकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, जहां पर सभी के लिए
डेली करंट न्यूज, मंथली न्यूज एज वेल एज ज्योग्राफिकल न्यूज, डेली टॉपिक आप लोगों के सामने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देन कम द इंडियन पॉलिटी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए सवाल जिसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत फॉलो करनी चाहिए और इसको थोरोली फॉलो करना चाहिए। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। गलती करते हैं लोग कि एंशिएंट मेडाइवल को छोड़ देंगे, मॉडर्न को पढ़ लेंगे, मॉडर्न को छोड़ देंगे, एंशिएंट मेडाइवल को पढ़ लेंगे। तीनों चीजों को एक सीक्वेंस में पढ़ना है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। और इसका सबसे बेस्ट सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटीज। जी हां, ओल्ड एनसीईआरटीज एंशिएंट की भी, मेडाइवल की भी और मॉडर्न की पढ़नी अनिवार्य है। उसके लिए उसके बाद आप लोग तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक को भी एक बार जरूर पढ़ें। दैट्स द बेस्ट बुक फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री। देन उसके बाद मॉडर्न में आप लोगों को स्पेक्ट्रम बुक से जरूर गो थ्रू होना चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद जब बात आती है कि कुछ जो न्यू एनसीईआरटीज हैं उसमें से आप कुछ टॉपिक्स पिक कर सकते हैं, जो नए टॉपिक्स, पुराने टॉपिक्स आपको बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी में ना मिले, वो आपको न्यू में मिलेंगे। उसके बाद बात आती है इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में बेसिक्स पूछते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के और माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसके लिए आप एनसीईआरटी को बेस बना सकते हैं। एनसीईआरटी में जब आप 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके लिए आप संजीव वर्मा की जो बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। दैट्स अ नाइस बुक। और बजट जरूर पढ़ना है। अगर आप ये सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते, मैं एनसीईआरटी ना पढ़ूं, मैं संजीव वर्मा ना पढ़ूं, तो आई वुड श्योरली रिकमेंड यू द मुनाल सर नोट्स। इनके हैंडआउट्स को आप जरूर पढ़ें। इकोनॉमिक्स आपकी यहीं से तैयार हो जाएगी, बेसिक टू एडवांस। 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स के हों। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में, यानी फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पार्ट है, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए 6 to 10। बेसिक यहीं से आपका क्लियर होगा। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी के बाद आप बुक उठाएं जीसी लियोंग। जीसी लियोंग में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी यानी जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी कवर हो रही होगी, लेकिन वो पहले ही आप ऑलरेडी एनसीईआरटीज में पढ़ चुके हैं, तो उस आधी बुक को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन वो जो आधी बुक है वो क्लाइमेट को डील करती है, क्लाइमेटिक रीजंस को, उसे जरूर गो थ्रू करें। द बेस्ट बुक या चीजें सबसे बेस्ट अगर क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में दे रखी हैं तो वो जीसी लियोंग में एक्सप्लेन है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी कवर अप करने के बाद अरविंद कुमार की जो बुक है पेरियार पब्लिकेशंस की, उसको जरूर फॉलो करें। उसमें मैप्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू चीजों को बहुत सिंपल समझा रखा है। इट इज अ वेरी नाइस बुक। और इसके साथ साथ एटलस भी फॉलो करें। जैसे मैंने कहा था कि करंट इवेंट्स में जो भी प्लेसेस, ज्योग्राफिकल प्लेसेस न्यूज में हैं, उनको आप एटलस पे जाकर देखें, उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया देखें। जैसे यूपीएससी का एग्जाम हमेशा इस चीज को पेपर में पूछता है, जो भी चीज न्यूज में है उसके आसपास की कंट्रीज, उसके आसपास की वाटर बॉडीज, उसके माउंटेन्स, उसके लेक्स, वो पूछता है। सो व्हाटएवर इज गोइंग इन द न्यूज यू विल गेट इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ एवीकेएस, और वहां से एटलस में जाकर उसको खुद लोकेट करें। देन कम टू द एनवायरमेंट सेक्शन। एनवायरमेंट लोग छोड़ के जाते हैं, ये पेरिफेरल सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आप लोगों ने साइंस और ज्योग्राफी सही से पढ़ी होगी, इन्वायरमेंट आपका आधे से ज्यादा कवर अप हो चुका होगा। उसके बाद आप उठाएं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक, बहुत मोटी है लेकिन उसमें से आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। बेसिक डेफिनेशंस जाननी है इन्वायरमेंट की, इकोलॉजी की, पोल्यूशंस क्या होता है, कितने टाइप के पोल्यूशंस होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, अपने बेसिक्स के साथ करंट अफेयर्स को अटैच करें, वहीं से आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा। मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि वल्नरेबल जो स्पीशीज होती हैं, वल्नरेबल की डेफिनेशन क्या है, आईयूसीएन जो है इनको कैसे क्लासिफाई करता है। अब कोई चीज न्यूज में आ गई है कि दिस स्पीशी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द एंडेंजर्ड। अब आपको यही नहीं पता कि एंडेंजर्ड क्या होता है, इसलिए आपको बेसिक्स की तरफ जाना है शंकर आईएएस। सिर्फ बेसिक्स पढ़ें, हर चीज का वहां से, पूरी किताब कवर अप ना करें, और करंट अफेयर्स को जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस लगभग हर पेपर में आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलते हैं। कोई भी ऐसी जनरल जीके की बुक जिसमें कंप्यूटर के बेसिक्स कवर अप हो रखे हों, उसको आप पकड़ें, वहीं से आपके 4-5 क्वेश्चन बहुत आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड देन आर्ट एंड कल्चर। वैसे तो पूरा सब्जेक्ट बनता है एमएक, एंशिएंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर, पर आर्ट एंड कल्चर को स्पेसिफिकली देखें नितिन सिंघानिया की बुक से। वहां सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, पेंटिंग्स पढ़नी है, डांसेस पढ़ने हैं, कैलेंडर पढ़ लीजिए। दैट्स ऑल। अगर आप इतना कर लेते हैं घर पर बैठकर, तो आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि मुझे फिर भी दिक्कत आने वाली है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो कंसाइज वे से मुझे ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएं, आप ये सारा स्किप करके एक फास्टर रूट अडॉप्ट कर सकते हैं। यू कैन रीड द एवीकेएस नोट्स अवेलेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स, जिसके लिए आपके पास रास्ता है कि अगर आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है तो यू कैन ज्वाइन द बैचेस एज वेल। 27 जुलाई से ऑफलाइन बैचेस की क्लासेस चल चुकी हैं और 31 जुलाई से ऑनलाइन की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। आपको लगता है कि मुझे समझ में तो आ गया है कि मुझे क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी मुझे अगर गाइडेंस की जरूरत होगी तो वी आर हियर। आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, जहां पर आपको बेसिक से एडवांस जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली एग्जाम, मैंने कहा सिलेक्शन प्रोसेस, यहां पर रिटर्न के बाद आपका जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, वहां तक आपके मेरिट तक का रास्ता इंश्योर करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है, आई कैन सॉर्ट इट आउट, आपने मुझे समझा दिया है, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, यू कैन रीच आउट टू अस। उस चीज का कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपसे।
वी आर हियर टू हेल्प यू एंड वी विल हेल्प यू इन दिस जर्नी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपका रिटन एग्जाम डन, रिटन एग्जाम में पेपर 1 की चीजें आपने कवर अप कर ली हैं, सिलेबस कवर कर लिया, अब आती है इसलिए जिम्मेदारी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें क्रिकेट बहुत पसंद होता है, क्रिकेट के बारे में सब पता होता है, कौन कैसा बैट्समैन है, कौन कैसा शॉट खेलता है, किस शॉट की क्या खासियत है, क्या खेलना चाहिए, लेकिन शायद उन्हें क्रिकेट खेलना ना आता हो, बट दे आर वेरी गुड एनालिस्ट ऑफ क्रिकेट। बस यहां पर देखने वाला नहीं बनना है, यहां पर खेलने वाला बनना है। सिलेबस तो बहुत लोग पूरा करते हैं, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो दिक्कत आती है। और कई बार तो लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार होता है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और उसका कारण है क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से होंगे? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यूज इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि यही आपको बताता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उससे कैसा क्वेश्चन आता है, यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही पता लगेगा, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कैसे होगी? कि बेसिक्स तो पढ़ लिए, अब पढ़कर किसी को सुनाना थोड़ी है, बेसिक्स आपने पढ़ लिए, यूपीएससी उस बेसिक्स को चेक कर रहा है थ्रू द क्वेश्चन, एनालिटिकल, कि बेसिक मुझे पता है, उस बेसिक नॉलेज को मैं लागू करके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करूं, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सिलेबस खत्म करने के बाद, और बहुत लोग यही गलती करते हैं कि जो प्रैक्टिस नहीं करते। पीवाईक्यूज को सोल्व करें, उनको एनालाइज करें कि अच्छा ये मेरी सिली मिस्टेक है, मैंने इसमें ऑल ओनली इनकी लैंग्वेज को सही से नहीं पकड़ा, और जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनके टॉपिक्स को मार्क करें, उन्हीं को रिवाइज करें। और साथ ही साथ जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद ये भी बता पाएंगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी सिमिलर क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं दिमाग में बनाना शुरू कर देंगे। पीवाईक्यूज का जो लूप है वही आप लोगों को बेटर क्रिकेटर, बेटर बॉलर या बेटर प्लेयर बना सकता है, सिर्फ देखने से या सिलेबस पूरा करने से नहीं होगा। सिलेबस पूरा करो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो, यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस एग्जाम। पहली अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल जाओगे। और मैक्सिमम लोगों की गलती होती है, वो कोशिश करते हैं कि चलो अब पीवाईक्यू लगाएंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे होते, फिर वो डर जाते हैं और फिर पीछे जाते हैं कि यार अच्छे से रिवाइज कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन लगाता हूं। कोई कभी रेडी नहीं हो सकता, रेडी आप करके होंगे, खेलने से आप आपके शॉट्स बेटर होंगे, शॉर्ट्स के बारे में पढ़ने से नहीं। तो जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फाइट देम। 100 क्वेश्चन में से पहली बार अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे तो अगली बार 15 होंगे, अगली बार अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अगली बार आपके 15 होंगे, उसके बाद 20 होंगे, उसके बाद 30 होंगे, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगा। लेकिन अगर करेंगे ही नहीं तो वो हमेशा नंबर 10 पे रहेगा। पीवाईक्यूज आपको सारा पैटर्न बताते हैं एग्जाम के बारे में कि कैसा एग्जाम है। देन कम टू द पेपर 2। पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर होगी, पेपर 2 तब चेक होगा। पेपर 2 में क्या सेक्शन? डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसी दिन पेपर होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। सुबह 10 से 12 बजे तक आपका पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 2 से 5 बजे के बीच में होगा, जिसमें 6 एस्से आपको गिवन होंगे। उनमें से आपको 4 एस्से अपनी मर्जी के, मतलब उनमें से 6 में से 4 सेलेक्ट करके 4 पे एस्से लिखने हैं, लगभग 300 वर्ड का एक एस्से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट। एक टॉपिक है, उसके फेवर में भी आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखनी है और अगेंस्ट में भी, 2 ऐसे आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चंस की बात करें तो एस्से का, हर एक एस्से के मार्क्स 20 हैं, तो 4 एस्से 80 मार्क्स, 2 आर्ग्यूमेंट फेवर और अगेंस्ट है 20 मार्क्स की, 2 वो है तो 40 मार्क्स हो गए। देन कम द रिपोर्ट। रिपोर्ट किसी भी इवेंट पर, किसी भी इवेंट पर मांगी जाती है, आपसे लिखिए, जो 10 मार्क्स की होती है और 2 रिपोर्ट आपको लिखनी है। देन देयर इज अ प्रीसी, एक पैसेज आपको दिया होता है करीबन 300 से 400 वर्ड्स का, उसको पढ़कर अपनी लैंग्वेज में उस प्रीसी को लिखना है, 15 मार्क्स की। देन द कॉम्प्रिहेंशन, पूरा कॉम्प्रिहेंशन जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा इंग्लिश में, 400 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का एक पैसेज होगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का 4 नंबर होंगे, और आपको आंसर फाइंड आउट करके पैराग्राफ की फॉर्म में उस आंसर को लिखना है। देन कम द ग्रामर, 25 नंबर की ग्रामर है, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स, पुट द क्वेश्चन मार्क, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 3 घंटे का पेपर है, और ये 3 घंटे का पेपर डिस्क्रिप्टिव है। इस पेपर का नाम जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है। और जब बात आती है जनरल स्टडीज की, इस पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है? ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का पेपर नहीं है कि ऐसे लिख दिया इंग्लिश का पेपर है। इट इज द एग्जाम ऑफ योर एक्सप्रेशन। पेपर 1 में आपको एक्सप्रेस करने का मौका उतना ज्यादा नहीं मिलता, यू हैव टू फाइंड द आंसर बाय योर एनालिटिक्स, बट इन पेपर 2 यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। देखो, जो एसेज होते हैं वो जनरली सोसाइटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों पर ही सेंट्रिक होते हैं, और हर एक चीज में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। तो एसे जो है या कोई भी टॉपिक जो है वो आउटलुक शो करता है, जैसे आर्गुमेंट एंड फेवर जो है, उसी टॉपिक का पॉजिटिव, उसी टॉपिक का नेगेटिव, तो यानी इट शोज योर एनालिटिकल पावर कि आप कितने एनालिटिक्स। पेपर 2 में सक्सेस कैसे पाया जा सकता है? आपके पेपर 1 के बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। पेपर 1 के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उसको आप करंट इवेंट्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करें, और फिर स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देने की कोशिश करें। यही एक गलती है कि हमने पेपर 1 की तैयारी करी, लेकिन पेपर 2 में इंटीग्रेट करके लिख नहीं पा रहे हैं, तो लोग वहीं पर दिक्कत आ जाती है। और बहुत मैक्सिमम लोग तो पेपर 2 को इग्नोर भी करके चलते हैं। पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन पेपर 2 तो पास भी नहीं हो पाता उनका। पेपर 2 में कुछ ऐसा पैटर्न है,
उसके बाद कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा मजबूत करें, करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करें, अपनी लैंग्वेज को बहुत सिंपल एंड प्लेन रखें, बहुत हाई और बहुत लो लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को कम से कम करें और साथ साथ फैक्ट्स पर बात करें, लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करें, हर एक टॉपिक पर डिफरेंट या वाइडर पर्सपेक्टिव आप लोगों का होगा, तभी आप लोगों के आंसर्स ज्यादा बेटर होंगे, लुक्रेटिव होंगे और आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे। अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ पाते पेपर 2 में कि लोग क्वेश्चन सर्व ही नहीं कर रहे होते, पूछा कुछ और है, लिख कुछ और रहे होंगे, उसके साथ साथ इररिलेवेंट एग्जांपल्स डाल रहे होंगे, तो इस वजह से पेपर 2 में मार्क्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन पेपर 2 में मार्क्स लोगों के जिनके आते हैं उनका सिंपल सा प्रोसेस। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करना है, बेसिक्स पे काम करना है और उसको कंसोलिडेट करना है, अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना है। किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ आपके फाउंडेशन पर होती है। तो फाउंडेशन का मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोगों के एनसीईआरटीज और क्वेश्चंस की हेल्प लेकर चीजों को करना है। उसके बाद उसको कंसोलिडेट करें करंट इवेंट्स के साथ। अब करंट इवेंट्स क्या है, वही जो आपके आसपास चले, में एकदम न्यूज़पेपर बेसिक। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो एवीके एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, उनको बेसिक्स के साथ इंटीग्रेट करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी, देन ओनली यू कैन इंप्रूव। जहां क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आए कि ये चीज मेरी सही नहीं जा रही है, वहीं पर आपको दिक्कत पता लगेगी और जिस चीज की दिक्कत पता लगी उसका आंसर आ भी सकता है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर चीज के बेसिक्स पर ध्यान, करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करोगे और फिर पेपर 1 पेपर 2 की प्रैक्टिस करोगे तो पेपर निकालना आसान होगा। आसान नहीं होगा, इनफैक्ट इसी से पेपर निकलेगा। जब आपका एग्जाम निकल जाएगा देन इट कम्स टू द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जैसे कहते हैं हाइट वेट, बहुत लोग ओवरवेट होते हैं, बहुत लोगों की हाइट नहीं होती, बहुत लोगों का सवाल होता है। हाइट की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, जो कि आपकी थर्ड पार्ट है, मेन के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम है और वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड होनी चाहिए मेन की, वुमेन में रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड वेट तो आप लोगों को पता है, आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट दिया जाता है। दिस इज योर हाइट एंड वेट चार्ट। जिसकी इंसान की हाइट ज्यादा होगी उसका वेट भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो ये मेल और फीमेल में हमेशा वेरी करेगा। फिर जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेंगे, अब बात आएगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। एफिशिएंसी यानी परफॉर्म भी तो करना है, आपका शरीर अच्छा है, देख लिया, परफॉर्म करो। परफॉर्म में 4 चीजें, 100 मीटर रेस, 800 मीटर, 100 एंड 800, देन यू हैव लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। 100 मीटर रेस मेन को पूरी करनी है 16 सेकंड्स में, वुमेन को 18 सेकंड्स में। 800 मीटर रेस पूरी करनी है 3 मिनट 45 सेकंड में और वुमेन को 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप जो है वो मेन को 3.5 मीटर्स 3 चांसेस में और वुमेन को 3 मीटर्स 3 चांसेस में, और शॉर्ट पुट 4.5 मीटर्स वुमेन के केस में नहीं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बताएगा कि आप लोग मेंटल के साथ साथ कितने फिजिकली रेजिलिएंट हैं, कि आपका शरीर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इट इज द आर्म्ड फोर्सेस एंट्री। फिर बात आती है आपके इंटरव्यू प्रोग्राम की। इंटरव्यू में क्या पढ़ें सर? नो योरसेल्फ, अपने बारे में जानें। आप इंटरव्यू से पहले डेफ भरेंगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जितनी भी चीजें आप भरें, आप अपना एड्रेस भरेंगे, अपने बारे में भरेंगे, हॉबीज भरेंगे, व्हाटएवर, हर एक चीज जो आप उसमें भर रहे हैं, अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम, उस हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। या कौन सिंपल, आपके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपके बाहर आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी स्टेट, आपकी कंट्री और वर्ल्ड, ये सर्कल्स हैं। इनमें जो भी जनरल चीजें चल रही हैं, यानी करंट इवेंट्स चल रहे हैं, उनके कॉजेज पता हो, उसका कॉन्सिक्वेंस पता हो और उसका आपका ओपिनियन क्या है। कोई भी न्यूज आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो आपको उसका कॉज पता हो, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस पता हो और आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है कि इसका सोल्यूशन कैसे आ सकता है। इंटरव्यू में लोग बहुत ज्यादा दिक्कत की बात कहां लेकर आते हैं कि सर डर जाते हैं। एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसीलिए आप लोगों को इंटरव्यू जाने से पहले प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, मस्ट। जैसे आप लोगों ने पीवाईक्यूज या टेस्ट सीरीज दी थी, ऐसे इंटरव्यू पहले से भी नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज आप दे सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आपको बोर्ड के सामने बैठना है। बट ये डराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल इंटरव्यू होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, कोई आपको वहां मारने पीटने वाला नहीं। देन बात आती है मेडिकल्स की। इंटरव्यू के बाद मेडिकल्स होते हैं, मेरिट से पहले लोगों को बहुत सवाल होता है सर मेडिकल में क्या है। मेडिकल आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है। सबसे पहला सवाल आता है आई साइट का। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, 4 नंबर तक का चश्मा आप लोगों का चलेगा, 4 नंबर तक का चश्मा। अगर आपने लेजिक ऑपरेशन कराया है तो रिक्रूटमेंट से 6 महीने पहले या कम से कम आपका लेजिक हो जाना चाहिए, रिक्रूटमेंट से पहले। यानी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप लेजिक करा ले, अगर आपको कराना है। उसके बाद बात करें तो ईयर की और नोज की, आपके कान सही ढंग से काम कर रहे हो, नोज में लोगों को डीएनएस का इशू होता है, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए, कोई भी स्किन इंफेक्शन ना हो, ठीक है, आपकी नेक प्रॉपर फंक्शन कर रही हो, आपका जो कैरिंग एंगल है, दिस इज द कैरिंग एंगल, मेल के केस में 15 डिग्री और फीमेल के केस में 20 डिग्री तक ये चलता है। तो दिस इज अबाउट योर मेडिकल्स। फिर बात आती है टैटू की। बहुत लोगों का सवाल टैटू पर भी होता है। टैटू अगर आप लोगों की बॉडी पर है तो जो स्टैंडर्ड्स इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट कर रखे हैं वो आपको चलेंगे। जैसे नॉन सलूटिंग आर्म, आप राइट हैंड से सलूट करते हैं तो नॉन सलूटिंग आर्म दिस, इसके इनर साइड पर टैटू चल सकता है, बट जो भी ऑर्गन पर टैटू है उसका टैटू का साइज आपके उस बॉडी पार्ट के 1/4 से कम हो, 1/4 से कम होना चाहिए।
और टैटूज जो हैं वो ट्रेडिशनल टैटूज अलाउड किए जाते हैं जो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, कम्युनिटी से, ट्राइबल टैटू। फिर बात आती है नंबर ऑफ सीट्स की। अगर आप देखें नंबर ऑफ सीट्स में सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी, ये 5 फोर्सेज हैं और इनकी नंबर ऑफ सीट्स हर बार वेरी करती हैं। देखो 209 भी सीट्स हैं 2020 में, 159 21 में, 253 322, 506 357 349, यानी साफ मानकर चलो 200 टू 500 के बीच में हर बार आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। फिर बात आती है कि सर कितने मार्क्स लेकर आऊं कि सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ पेपर 1 की, पेपर 1 के मार्क्स 250, उसमें से ये कट ऑफ 2020 में 117.34, 2021 में 138, 22 में 135, 2023 में 118.85, 2024 में कम 97, 2025 में 95 टू 100, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है तो फाइनल कट ऑफ भी नहीं आई है। और 2026 में जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ भी 110 ही रहेगी, 110 के आसपास। अब पेपर 1 की जब कट ऑफ आपकी क्लियर हो चुकी होगी, फिर आपका पेपर 2 चेक होगा। और पेपर 2 कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का है और 250 वो, तो 450 मार्क्स में से 205 नंबर 2020 में, 226 21 में, फिर 221, 196, 182, 185 के आसपास फाइनल कट ऑफ रिक्वायर एक्सपेक्टेड है पिछले पेपर की, और इस बार जो हुआ है उसकी 195 के आसपास। फिर आप इंटरव्यू जाएंगे, 150 नंबर का आपका इंटरव्यू है और फाइनल मेरिट आपकी 600 में से आएगी। 325 पे सिलेक्शन, 345 पे, 345, 325, 311, 310 एक्सपेक्टेड, 320 22 एक्सपेक्टेड। तो ये आपकी कट ऑफ है। और कट ऑफ इतना, कट ऑफ पे ध्यान नहीं रखना है। अगर आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है तो पेपर 1 में हमेशा मान के चलो 135 स्कोर आना ही चाहिए, मेरा आता है। पेपर 2 में मेरे 100 प्लस स्कोर आए, इंटरव्यू मेरे 110 प्लस मार्क्स आए, तो मैं मेरिट में इंश्योर हो जाऊंगा। ऐसी क्या गलतियां करते हैं लोग जो पेपर पास नहीं कर पाते? पेपर 2 को इग्नोर कर देना, पेपर 1 की तैयारी में लगे रहेंगे, पेपर 2 की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, करना है। उसके बाद रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारते रहना। बेटा भी बताया था रिक्वायरमेंट क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, समझना है। कोई चीज पढ़ी है, याद करी है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब पता लगेगा कि अच्छा पढ़ा मैंने ऐसा था पर यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसे पूछा है। तो जितना ज्यादा आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। डिस्कशंस करें, बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, लेस इज मोर। एक चीज को बार बार रिवाइज करना है लेकिन एक ही जगह से। इनएडिकेट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, बात पेपर 1 की हो, पेपर 2 की हो, या इंटरव्यू से पहले की प्रैक्टिस हो, या फिजिकल से पहले प्रैक्टिस हो, लोग नहीं करते हैं। टाइम मैनेजमेंट खराब होता है, कभी तैयारी छोड़ देंगे, कभी तैयारी कर लेंगे, फिर उसके साथ साथ अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं कि मेरा शेड्यूल कैसा हो। फिर और पेपर में जब सोल्व करने की बात आती है वहां पर भी टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। करंट अफेयर्स को बिल्कुल ही समझ के नहीं करना। करंट अफेयर्स को सिर्फ क्वेश्चन के रूप में मत देखो। करंट अफेयर्स इज जस्ट एन अवेयरनेस। पेपर 1 में काम आएगी, पेपर 2 में आपके आंसर को बेटर बनाएगी, इंटरव्यू में आप लोगों की अवेयरनेस को शो करेगी। इट विल फेच यू मोर मार्क्स, तो यू मस्ट बी अवेयर। वीक रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन ही तो आपको पास कराएगा। इग्नोरिंग द फिजिकल फिटनेस, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिजिकली हो गए ओवरवेट, वजन कम नहीं हुआ, अनफिट हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। एब्सेंस ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पेपर 2 जरूर करना है। और एग्जाम एंजाइटी, बेटा काम करोगे तो एंजाइटी नहीं आएगी, काम नहीं करोगे तो एंजाइटी आएगी। ठीक है, सिंपल सी इतनी सी बात है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप जिससे चेंज हो आप लोगों की तैयारी? मेमोराइजेशन से ज्यादा ध्यान दें कंसेप्चुअल लर्निंग पे। कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस और सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। इक्वल इंपॉर्टेंस पेपर 2 को दे, साथ लेकर चलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टैंड बनाएं कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है। इररिलेवेंट चीजों पर ध्यान मत दें, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। और ऐसा नहीं है कि पहले मैं पूरा सिलेबस कर लूंगा फिर मैं क्वेश्चन लगाना शुरू करूंगा। जो सब्जेक्ट्स आपके हो गए हैं उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए। हमेशा ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन आपके नहीं लगने वाले हैं। 10%, 20%, 30 क्वेश्चन, अगर आप 30% क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और पिछली जितनी भी आप टेस्ट में गलती करते हैं उनको आप एनालाइज करें और फिर आगे बढ़ें। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दिया होगा, लेकिन अगर आपका इसके अलावा भी फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू ज्वाइन क्लासेस एंड यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के एसी पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन श्योरली ज्वाइन अस। और साथ साथ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, हम उसमें भी आपके साथ। जय हिंद एवरीवन।